चलिए आज हम मॉड्यूल 4 को शुरू करते हैं, जो कि है अपने पास कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोक्यूरमेंट के। आज हम क्वांटिटी सर्वे में ये पढ़ने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोक्यूरमेंट जो है वो क्या है। एक्चुअल में ऐसा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोक्यूरमेंट्स जो हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल जो है वो अदा करते हैं क्वांटिटी सर्वेयर में। अगर इस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करें तो आपको पता ही है, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं, आपको कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ डील करना है। बीइंग ए कंपनी जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करना है कि आपको उसकी एस्टिमेट्स को जानना है, वो कितने उसके अंदर कितनी कॉस्ट लग रही है उसको जानना है। इन सारी चीज़ों को अगर आपको एनालाइज करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो क्या हैं। इनके आज हम पहले कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ टाइप हैं जो हम पढ़ेंगे आगे आने वाली स्लाइड में, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है FIDC कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर आता है NEC कॉन्ट्रैक्ट्स और JCT कॉन्ट्रैक्ट्स। ये टाइप हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के। ये तीन जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो है वो किस किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उनका रोल क्या रहता है, ठीक है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके से रिलेशनशिप्स रहते हैं हमारे बीइंग ए, जैसे कि एक क्लाइंट है तो उसका आपके कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ किस तरीके से रहता है, और वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं कि अगर वो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं तो वो किसको हमने देनी है ताकि कुछ हम ब्लेम कर सकें किसी ना किसी को तो एक ब्लेम। अच्छा ये बताओ मेरे को, जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है उसका मेन रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये रहता है, मेन रीज़न ये रहता है कि अगर किसी भी साइट के ऊपर कुछ एक गलत काम हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, तो उसके लिए एक बंदे को ब्लेम किया जा सके, उस बंदे को ब्लेम किया जा सके कि हम ये पता लगा सकें ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ये पता लगा सकें कि ये फॉल्ट रहा है और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये पर्सन, ठीक है। तो इसके लिए हमारे को पहले कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं FIDIC कॉन्ट्रैक्ट्स। ये होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स। इसका फुल फॉर्म है ये, इसको नोट कर लें। ये एक फेडरेशन है, एक्चुअल में फॉर्म ही इसका ऐसा है, ये इसी तरीके से बना है, ठीक है। ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स के इंजीनियरिंग की कंसल्टिंग्स के लिए जो फेडरेशन बनी है वो इंटरनेशनल लेवल की जो है वो इसके अंडर आती है। होता क्या है, FIDC जो है एक शॉर्ट फॉर्म फॉर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर है। इनका काम है बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं जो यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अगर वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होते हैं तो वो किस तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो वर्ल्ड वाइड फेमस होते हैं और एक बैलेंस जो है वो बनाते हैं, प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए। इनमें अलग अलग बुक्स होती हैं। अब देखो स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इनमें अलग अलग बुक्स होती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे हमारे पास तीन टाइप्स की आपको बुक दिख रही हैं। पहले कौन सी है? रेड बुक। तो अगर रेड बुक की बात करें तो ये रेड बुक हमारे को क्या बताती है? ये बताती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ये रेड बुक बताती है हमारे को कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, हम किसको कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, वो ये रेड बुक जो है वो शो करती है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास येलो बुक। जो येलो बुक जो होती है वो हमारे को बताती है कि प्लांट एंड डिजाइन बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं,
उसके बारे में बताती है, ये नोट जरूर कर लेना। सबसे पहले रेड बुक, रेड बुक क्या बताती है हमारे को? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, के कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और किसको दिए हैं। येलो बुक क्या बताती है हमारे को? कि प्लांट एंड डिजाइनिंग बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, के प्लांट और बिल्डिंग के डिजाइन के बारे में हमारे को ये इंतला करती है, बताती है। ठीक है, उसके बाद कौन सी बुक आती है हमारे पास? सिल्वर बुक। सिल्वर बुक जो है वो बताती है हमारे को ईपीसी और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ठीक है, ये भी एक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सिल्वर बुक जो होती है वो ईपीसी टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताती है हमारे को। टर्न की, टर्न की। ईपीसी का एक फुल फॉर्म है, अभी थोड़ा भूल रहा हूँ यार, मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, हर बुक जो है वो अलग अलग टाइप का प्रोजेक्ट के लिए जो है वो टेलर की होती है, पर कॉमन प्रिंसिपल शेयर करते हैं, जो प्रमोट करते हैं कि फेयर और एफिशिएंट प्रोजेक्ट डिलीवरी हो। इसमें जो बुक है उस बुक कोड क्या बताती है हमारे को? वो ये बता देती है हमारे को कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो किस किस को दिए हुए हैं हमने। ठीक है, और अगर ईपीसी की बात करें तो ईपीसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ओके, ईपीसी होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन। ये आपको जो उससे रिलेटेड ईपीसी के अंदर जो इंजीनियरिंग का जो भी प्रोजेक्ट होता है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताता है कि इंजीनियर ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लिए हैं। और प्रोक्यूरमेंट क्या है उसके अंदर, मतलब खरीद जो है, मटेरियल की जो खरीद है वो। और कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन का क्या कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, क्या बोल रहे हो? प्रोक्यूरमेंट होता है कि आपने जो है उसके ऊपर कितनी खरीद की है, वो जो आपने, हाँ मतलब खरीद खरीद कितनी की है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, क्या समझ नहीं पाया? हाँ, वही प्रोक्यूरमेंट के मतलब आपने जो है वो मटेरियल जो है उसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो आता है उसके अंदर उसके ऊपर कितना पैसा लग रहा है, वो कॉस्ट उसकी, और क्या। ठीक है, तो जब भी हम बात करें FIDIC की तो हमारे को ये जानना जरूरी है कि ये क्या है? एक इंटरनेशनल फेडरेशन है। किसकी? काउंसिल कंसल्टिंग की जो है, ये है इंजीनियरिंग की एक फेडरेशन है। और इसके अंदर जो है अपने पास 3 बुक्स रहती हैं। कौन कौन सी? रेड बुक, येलो बुक एंड सिल्वर बुक। रेड बुक हमारे को क्या बताती है? हाँ, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो होती है वो होती है आपकी रेड बुक। और येलो बुक किस चीज के लिए होती है? प्लांट एंड डिजाइन बिल्ड। ठीक है, और उसके बाद बचती है आपकी सिल्वर बुक, जो किस चीज के लिए होती है? ईपीसी के लिए और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ठीक है, कि उसके उसके बीच में आता है आपका इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन।
EPC स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। टर्न की का मतलब ये होता है कि जैसे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपको, उसके बावजूद क्या हो रहा है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ और कॉन्ट्रैक्ट आपको जो मिल रहा है, ठीक है, वो टर्न की के अंडर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं NEC कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर न्यू इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात करें तो NEC कॉन्ट्रैक्ट्स वाइज तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट होती है में नए पूल और बच्चे हैं, मतलब नए हैं, न्यूली डिजाइन किए हैं, जो इंजीनियरिंग की एक इनोवेटिव सी सोच है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि कुछ इनोवेशन करने की कोशिश इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है। अच्छा, इनोवेशन आती है इसमें, और क्या करते हैं, और चलो इसको थोड़ा सा ना एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो NEC का मतलब होता है कि न्यू इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये सब जो होते हैं ट्रेडिशनल तरीके को ट्रेडिशनल तरीका जो होता है उसकी क्लैरिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए होता है। अगर इसकी बात करें तो जैसे कि मान लो आप एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोजेक्ट के उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम जब कर रहे हैं, जैसे कि आपने एक ब्रिज बनाना है, तो उस ब्रिज के टाइम के ऊपर आप क्या करेंगे कि आप कुछ इनोवेशंस देखेंगे, आप कुछ इनोवेटिव आइडिया के बारे में सोचेंगे। क्यों ऐसा क्यों है कि ब्रिज के टाइम के ऊपर आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें जो है वो बदल जाती हैं साइट के अकॉर्डिंगली। होता क्या है कि आपके पास कुछ चीजें तो मेंशन की होती हैं कि आपके पास दिया है ब्रिज को जो बनाया है, उसके ब्रिज को जो बनाना है उसका कंटूर दिए हैं, आपको ये बताया है कि इसकी जो पायर्स जो डालनी है हमने वो इतनी डालनी है, अबटमेंट्स डालनी है, इतनी डेप्थ के में डालनी है। लेकिन जब आप साइट के ऊपर जाते हैं, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो आप देखते हैं कि अगर हम उसी डेप्थ के ऊपर डालते हैं तो हो सकता है कि वो ब्रिज जो है वो ना रहे, वो उसमें कुछ दिक्कत आ जाए, या मतलब उसकी सेटलमेंट की वजह से वो फेल हो जाए। तो उसके लिए जो है अपने को कुछ चेंजेस लाने रहते हैं। अब अगर उन चेंजेस को लाएंगे तो वो इनोवेटिव आइडियाज के अंदर आ जाएंगे, या उसके अंदर ये आता है कि जैसे कि हम मान लो उसकी शटरिंग ही करते हैं, उस शटरिंग को करने के लिए अपने पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज रहेंगे। किस तरीके से कि हमने जब शटरिंग करनी है तो एक तो तरीका है कि जो हमारे को मेंशन किया है उस तरीके से करें कि हाँ इस यहाँ से शुरू करें और वहां पे खत्म करें। लेकिन इनोवेटिव में ये आता है कि हम जब उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके ड्यूरेशन के टाइम के ऊपर हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ से जो है उसकी शटरिंग शुरू कर देते हैं, या जब पायर बनाते हैं उसकी या सपोर्ट्स बनाते हैं उसकी, तो ऐसा नहीं करते हैं कि पहले एक सपोर्ट का काम करते हैं, दोनों को इकट्ठा तैयार करना शुरू कर देते हैं कंस्ट्रक्शन को थोड़ा फास्ट करने के लिए। ठीक है, या उसके अंडर ये आता है कि आपने जब उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है तो आपने सॉइल को भी देखना, या वाटर के लेवल को देखना है कि वाटर का लेवल है, क्योंकि पुल वहां पे पड़ेगा जहाँ पे पानी रहेगा, नदी के नाले के ऊपर जिसके भी ऊपर बनाएंगे उसके ऊपर रहेगा। आप उसको देखेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको जो डिजाइन मिला है उस डिजाइन के अकॉर्डिंगली जब आप उस पुल को बना रहे हैं तो उसके टाइम के ऊपर आप देख रहे हैं कि उसी टाइम के ऊपर आप देख रहे हैं कि बरसात ज्यादा हो रही है और उसकी वजह से पानी ज्यादा ऊपर आ रहा है। जब फोरकास्टिंग की, हमने डिजाइन किया उस टाइम के ड्यूरेशन के टाइम के ऊपर, तो हमने डिजाइन तैयार किया कि हाँ जी इतना ही पानी आता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बरसात आने की वजह से, जैसे आपने कई कई जगह यहाँ पे हिमाचल पे देखा, हिमाचल में देखा होगा इस बार बरसात ज्यादा हुई तो रोड्स का कितना नुकसान हुआ है। या रोड के मामले में आप इस चीज को देख लो कि रोड कंस्ट्रक्शन जब करते हैं अपन, रोड के रोड की कंस्ट्रक्शन जब कर रहे होते हैं उस टाइम के ऊपर हमारे को कई सारी चीजों का इनोवेटिव आइडियाज होना चाहिए कि हम इकट्ठे इकट्ठे जो हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि भी यहाँ एक तरफ से चले हैं और रोड बना रहे हैं,
हम बीच बीच में से जो है वो रोड बनाना शुरू कर देते हैं कि स्पैन के ऊपर उसको दे दिया जाता है कि ये स्पैन जो है इतना स्पैन के ऊपर आप कवर कर लें, इतना स्पैन आप कवर कर लें। वो भी इनोवेटिव आइडियाज के अंदर ही आता है। कुछ और नई टेक्निक्स का हम यूज करते हैं, वो इनोवेटिव आइडियाज में आता है। एक जहाँ पे 10 लेबर का काम करना है, उसकी जगह पे आप एक इक्विपमेंट लगाते हैं और उसको मतलब आधे घंटे के अंदर या एक घंटे के अंदर कर देते हैं, वो इनोवेटिव आइडिया इसके अंदर आता है। या अगर आपको इक्विपमेंट का कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, आप 10 बंदे लगा के उस काम को 2 घंटे में अचीव कर देते हैं, वो भी एक इनोवेटिव आइडियाज में आता है। इनोवेटिव आइडियाज में कुछ भी आ सकता है। ठीक है। आपने जैसे बोला इनोवेटिव आइडिया, तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस मतलब मेथड में आता है, कॉन्ट्रैक्ट से क्या रिलेशन? कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ये रिलेशन है कि जब आप बात कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने की, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा जो जो एक क्वांटिटी सर्वेयर आपको इनोवेटिव आइडियाज प्रोवाइड करेगा उस टाइम के ऊपर। कि सर ऐसा नहीं है, आपने एक प्रोजेक्ट दे दिया किसी को, आप उस प्रोजेक्ट जो आप जब आपने प्रोजेक्ट देना है तो उस टाइम के ऊपर इनोवेटिव आइडियाज तो काम करेंगे ना। किस तरीके से इस चीज को समझो, इस तरीके से कि जब आपके पास पार्टीज आई हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स की पार्टीज आई हुई हैं, ठीक है, आपने उसमें से एक कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट किया जो कि जिसको आपने मिनिमम प्राइस के ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसके मिनिमम प्राइस के ऊपर। अब आपने बीइंग ए क्वांटिटी सर्वेयर होने के नाते आपने क्या किया, उसको एक इनोवेटिव आइडिया दिया कि ऐसा जरूरी नहीं है, आप इस कॉस्ट को और कम कर सकते हैं अपने को। वो इनोवेटिव आइडियाज उसके अंदर आ जाते हैं। या उसके अंदर ये आ जाते हैं कि डिजाइनिंग उसके अंदर आ जाता है कि डिजाइन में जो है आप कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। मतलब सर इनोवेटिव आइडिया कॉन्ट्रैक्ट मतलब रीडिंग में होगा, रिटर्न में नहीं होगा। रिटर्न में तो तब होगा जब वो इनोवेटिव आइडिया अप्रूव हो जाएगा। जब अप्रूव हो जाएगा तब होगा वो रिटर्न में, ऐसे थोड़ा ना होगा। जब तक कोई चीज अप्रूव नहीं होती तब तक कैसे कैसे आ जाएगी वो रिटर्न में। सर तो कॉन्ट्रैक्ट तो लीगल एग्रीमेंट है, लीगल एग्रीमेंट है, लेकिन उस टाइम के अंडर जो इनोवेशन कर रहे हैं आप, मान लो आपने एक डिजाइन, जैसे कि आपने कई बार इस बात को डिस्कस किया है कि हमने एक बिल्डिंग को डिजाइन करना है, तो उस बिल्डिंग को डिजाइन करने के दौरान जो है आपने ये चीज देखी कि अगर हम ये सेम डिजाइन को यूज कर रहे हैं तो उसके अंडर क्या हो रहा है कि हमारा लोड ज्यादा बढ़ जा रहा है। उसके लिए एक इनोवेटिव आइडिया दे सकते हैं आप, जिसको आप अप्रूव करवा सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर उसको अप्रूव करवा सकता है कि ये आइडिया जो है उसके बिल्डिंग के डिजाइन को इम्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसके बिल्डिंग को कोई दिक्कत नहीं दे रहा है उसको। इनोवेटिव चीज अप्रूव भी करना पड़ता है। बिल्कुल, अप्रूव तो करना ही पड़ेगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास डिजाइन आया हुआ है और आप उसको अपनी ही मर्जी से शुरू हो गए हैं, वैसा तो नहीं है। वो जो इनोवेटिव आइडिया है उसको अप्रूव तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस है, तभी जाके वो चलेगा। ऐसा तो नहीं होगा। अगर अप्रूव नहीं होगा तो कैसे, जब तक उसके वो वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप उसको कैसे कर सकते हैं, यूज कैसे कर सकते हैं। या क्वांटिटी सर्वेयर जो है आपको एक इनोवेटिव आइडिया जो प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको अप्रूव करेंगे तब जाके तो कर पाएंगे उसके ऊपर काम, ऐसे कैसे कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जेसीटी की, के ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रिब्यूनल। इसके अंदर हम बात करते हैं कि एक ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके अंडर होता है ये, एक क्लाइंट के अंदर, एक क्लाइंट के और एक कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। क्लाइंट आप किसको बोल सकते हैं, क्लाइंट आप उसको बोल सकते हैं जो कि एक क्या है, बताया था मैंने, ओनर है, ओनर है, कस्टमर है, मतलब जो कि एक ओनर है जो आपको बिल्डिंग जो है वो बनाने के लिए दे रहा है। तो उसके और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको हम जेसीटी बोल सकते हैं, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रिब्यूनल। इसमें क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ये होता है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है किसी को कि हर कॉन्ट्रैक्ट में क्लाइंट और मतलब कॉन्ट्रैक्टर
नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अब अगर वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट है तब तो उसमें इन्वॉल्व होगी सिर्फ प्राइवेट कंपनीज, कि एक कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की है और दूसरी क्या है, वो ओनर है जो कि कंपनी बनवाने वाली है या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को बनवाने वाली है या जिसने रोड बनवाना है, वो एक प्राइवेट कंपनी और उसके बीच में हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट की कंपनी बनवा अपना टेंडर निकाल के दे रही है एक कॉन्ट्रैक्टर को और वो बना रहा है उसको, तो गवर्नमेंट और एक उसके अंडर भी हो सकता है, आपके कॉन्ट्रैक्टर के अंडर भी हो सकता है, ये दोनों के बीच में भी हो सकता है। अब उस चीज में क्या होता है कि आप स्टडी करते हैं कि उसकी प्रोक्योरमेंट की और उसके वर्क ऑब्लिगेशन। इसमें वर्क ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस के, हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर जो बात है उसका, उसके लिए आपको आप क्या करते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि आपका काम है उसको, उसकी प्रोक्योरमेंट को देखना, उसके हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स को देखना। इसमें क्या आता है, इसमें ये समझ लो, इस तरीके से समझो इस बात को कि आप जिस बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो हेल्थ एंड सेफ्टी की जो प्रिकॉशंस है उसके लिए भी तो कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा किसी को, ताकि हमारे हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो कोई दिक्कत ना आए। अगर वहां पे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो फिर तो कंपनी को ही पैसा देना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है कि आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, वो क्या कर लेगा, अपना एक ऑफिसर तैनात कर लेगा, सेफ्टी ऑफिसर, और जिसकी वजह से जो है आप जो है सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रिकॉशंस रख सकते हैं। ठीक है, या ये कर सकते हैं उसके अंदर जो है आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट एड जैसी चीजों को ऐड कर सकते हैं कि अगर वहां पे किसी को चोट लग जाती है तो उसके लिए एक प्रॉपर जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आपके पास सेफ्टी ऑफिसर है, उसके उसके साथ में कुछ आपके पास और मेडिकल जो है ऑफिसर हैं, वो क्या करते हैं कि आपको ट्रीटमेंट दे देते हैं, जो फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये आता है इसके अंडर। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में मतलब दोनों कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ मिल सकता है कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो बेसिकली ये होता है एक ओनर के बीच में और एक कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, इन दोनों पार्टीज के बीच में होता है, ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, समझे। सर ऐसे तो सभी कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब लेकिन आप ये नहीं, आपको ब्लेम भी तो करना पड़ेगा ना किसी को। ये कॉन्ट्रैक्ट ये बता रहा है आपको, ये आपको इस चीज की इंश्योरमेंट दे रहा है कि आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर वहां पे कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो रही है तो आप किसको ब्लेम करेंगे, उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, इसमें तो नहीं है ना कंफ्यूजन कोई। सर एक और होता है ना कि कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो, हम्म। कोई अदर स्टेट में है, मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट में है, उसका प्रोजेक्ट कोई और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो जो है वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है ठेका देता हम्म। है, ऐसा भी होता है ना। क्या वो, एक सेकंड रुकना है यार, थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो गई है, एक सेकंड के लिए रुकना है ना। तो सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है? सारे ही कॉन्ट्रैक्ट यूज होते हैं, क्यों, ऐसा थोड़ा ना है कि भाई हाँ कोई एक होगा उसमें यूज, सारे ही होंगे, सभी का, सभी को जरूरी है। ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं अपने, उनके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अच्छा, आप क्या क्वेश्चन कर रहे थे वो बताओ मेरे को पहले। मतलब एक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, हाँ। वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता है हाँ। और उसका प्रोजेक्ट कोई दूसरी जगह चल रहा है, मतलब उसने ले लिया प्रोजेक्ट, हाँ। तो वो जो लोकल डिस्ट्रिक्ट का कॉन्ट्रैक्टर होगा तो उसको दे देता है कंस्ट्रक्शन का काम। जो तो तो ये जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर में आ सकता है, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्टर में आ सकता है, मतलब हमारी देश की भाषा में नहीं ऐसा नहीं है, पेटी में ऐसा नहीं है, वो जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर में नहीं आएगा। वो ऐसा इसीलिए नहीं आएगा कि आप उस चीज को ये देखो, इस नजर से देखो कि वो तो अपना अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हैंड ओवर कर दे रहा है, फिर वो उसके ऊपर काम थोड़ा ना कर रहा है, उसने किसी दूसरी पार्टी को उसको हैंड ओवर कर दिया है। सही ट्रिब्यूनल कम करना।
ट्रिब्यूनल का एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो ये है कि किसी दो पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो जो कि जॉइंट है, मतलब वो ये दो पार्टी हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी है। ठीक है।